नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट मैथ्स यानी कि क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने जा रहा हूं, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन है, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभाज्य संख्या को यहां से समझा जा सकता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? दोस्तों, कहा जाता है कि एक और अपने आप को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से भाग ना लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये सब संख्या ऐसे हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से इन सभी संख्या में भाग नहीं लगती है, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इस जानकारी से संबंधित ऑप्शन दिया गया है 27, 35, 13 और 56। तो दोस्तों, 27 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 5 से और 7 से भाग लग जाता है, 35 भी नहीं होगा। 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 जो है एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा 13 में, इसलिए 13 अभाज्य संख्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है 2 नंबर में, y² + 3y + 2, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। दोस्तों, शून्यकों का योग निकालने से पहले यहाँ a b c को ज्ञात कर लिया जाता है। तो a बराबर होता है y² का गुणांक, तो y² का गुणांक 1 है, और b बराबर होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ 3 है, और c बराबर होता है अचर पर, जिसको यहाँ पर 2 कहा जा रहा है। अचर पर कितना है? 2 है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि b का वैल्यू है 3 और a का मान है 1 से भाग कर देंगे -3 में, तो -3 होगा, यानी कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या 1 होती है। अगर द्विघात समीकरण होता है तो उसमें घातों की संख्या 2 होता है, लेकिन यहाँ रैखिक समीकरण है तो इसमें घातों की संख्या 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविधकर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0, तो इसका विविधकर निकालना है। तो विविधकर निकालने से पहले ABC ज्ञात कर लिया जाता है। तो a बराबर हो जाएगा 1। दोस्तों, a यहाँ पर x² का गुणांक होता है, अब b बराबर होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -15, और c बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद यहाँ 50 है। दोस्तों, विविधकर यहाँ पर निकालने के लिए कहा है, तो विविधकर को संकेत में d से सूचित किया जाता है। तो d बराबर होता है b² - 4ac, b का वैल्यू है -15, तो -15 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 50, -15 का स्क्वायर होगा 225, और -50 गुना 1 गुना 4 कर देंगे तो टोटल 200 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर लेस कर देंगे 225 में 200 तो कुल बचेगा 25। दोस्तों यहाँ पर विविधकर का मान 25 आ गया है, यानी कि विविधकर इसमें हो जाएगा ए नंबर सही, 25 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 ... का 12वां पद क्या होगा? दोस्तों, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर AP दिया हुआ है 14 9 4 -1 -6 ... कुछ राशि क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो 12वां पद क्या मिलेगा? दोस्तों, a बराबर है 14, a कहा जाता है किसी AP के प्रथम पद को, और d होता है सर्वांतर, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है, मतलब कितने का अंतराल चल रहा है। तो 9 में 14 लेस कर देंगे तो -5 हो जाएगा। दोस्तों, 12वां पद पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि पदों की संख्या 12 है,
तो n बराबर 12 हो जाएगा। तो अंतिमा पद का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मतलब 12 यानी कि a 12 का मतलब 12वां पद, तो बराबर a का वैल्यू है 14 प्लस n का मतलब 12 माइनस 1, डी का मतलब सर्वांतर यानी कि -5। तो 14 प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11 गुना -5, तो 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, यानी कि 14 में अगर 55 लेस कर देंगे तो 14 में 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। -41 हो जाएगा, यानी कि 12वां पद मिलेगा -41। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है तो कौन सी का मान क्या होगा? दोस्तों दिया है एक त्रिभुज है ABC। चलो एक त्रिभुज इस प्रकार बना देते हैं ABC, A B और C। यहां पर कहा जा रहा है AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कोण C का मान क्या होगा, मतलब इस कोण का मान क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले AB, अगर AB को कर्ण मान लिया जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर BC मतलब लंब, लंब का स्क्वायर प्लस CA मतलब आधार, आधार का स्क्वायर। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम को पालन कर रहा है। तो इस दृष्टि से कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ पर कोण C का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लिया जाए कोई वृत्त है, तो इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। जैसे यहां भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। अगर बड़ा वृत्त होगा तो और स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्यादा खींचा जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होता है? दोस्तों दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमेशा 2 होता है। आप किसी भी दो लगातार सम संख्याओं को लेकर उसका महत्तम समवर्तक निकाल के देख सकते हैं, हमेशा उसका महत्तम समवर्तक 2 ही होता है। जैसे मान लेते हैं 4 और 6 लगातार 2 सम संख्या, इसका महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो यहां पर हो जाता है 2, यानी कि 4 और 6 का महत्तम समवर्तक हमेशा होता है 2 होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इसमें पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने से पहले इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया जाता है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल
निकालने के लिए ए बी सी का मान पहले निकाला जाता है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर भी हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा -2। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि -b का मान 1 है और a का मान 1 है, यानी कि शून्यकों का योगफल -1 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला c/a, c का मान -2, a का मान 1, यानी कि -2 हो जाएगा। अब चलिए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से भाग कर देंगे तो बीटा प्लस ऊपर हो जाएगा अल्फा, यानी कि ऊपर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। और पहले ही यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाल लिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1, तो ऊपर -1 हो जाएगा और नीचे -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1/2। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसे समझकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।